आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आज हम प्रथम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यही बुक है, भारती भवन का बुक है। इसमें पूरा चैप्टर है 17 टू है, जिसमें से 1 से 12 तक सभी संबंधित मानचित्र से संबंधित है, और 14 से 17 जो भी चैप्टर है वो आपदा प्रबंधन के बारे में इस पर समझेंगे। अब हम पहला चैप्टर जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में समझेंगे। देखिए, ये हिंद महासागर के पास जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हम समझेंगे कि हिंद महासागर जो है उसके पास भारत की स्थिति कैसे है, किस तट के पास है, या समुद्र के पास है, या कितना सटा हुआ है, या कितना दूर पे है। ये चीज़ के बारे में हम समझेंगे, जो कि हिंद महासागर के पास जो भारत की स्थिति है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि यह रेखा जो दिया गया है, इस रेखा में किस रेखा को किस नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रथम रेखा देख रहे हैं, ये रेखा जो है दिया गया। सबसे पहले तो पृथ्वी गोल है, वो दिख रहे हैं आप लोग, पृथ्वी गोल है, और इस तरह से जो दिया गया है इस रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये विषुवत रेखा के नामों से जाना जाता है। इस रेखा को ही भूमध्य रेखा के नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद है कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पाया जाता है उसमें उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव पे मकर रेखा पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में क्या है, कर्क रेखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, यहाँ पर जो है ये रेखा डॉट डॉट करके दिया गया है बीच में, ये रेखा, ये जो है ये मकर रेखा है, ठीक है। तो अब तो याद हो गया होगा कि कर्क रेखा जो है किस ध्रुव पे पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में। और बीच वाले जो रेखा होता है इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नामों से जाना जाता है। विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा के नामों से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर तो हम समझें कि हिंद महासागर के पास भारत की स्थिति जो है कैसे है, और यहाँ पर क्या है कि विश्व के मानचित्र में जो है भारत की स्थिति कैसा है, ये विश्व में समझेंगे। एक बार हम हिंद महासागर के पास समझे, दूसरा बार विश्व में समझेंगे कि भारत की स्थिति जो है कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए, भारत जो है किस गोलार्ध में है, यहाँ जो विषुवत रेखा इस प्रकार से दिया गया है, तो किस गोलार्ध में भारत, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यह भी प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन विश्व के अनुसार यहाँ पर देखिए कि भारत कहाँ पर है, तो भारत जो है किस गोलार्ध में है, यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ पर देखिए कि हम लोग को जो है ये ऑस्ट्रेलिया किस में पड़ता है, दक्षिण की तरफ। दक्षिणी अमेरिका भी दक्षिण की तरफ, कुछ भाग इधर है, कुछ भाग उधर है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी ओर पाया गया है। तो ये विश्व के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि हम चित्र के माध्यमों से अभी देख लिए हैं। अब सारा चीज़ को हम चित्र के माध्यमों से टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि भारतीय गिनती विश्व के प्राचीनतम सभ्य और भारत की गिनती जो है विश्व के प्राचीनतम सभ्य और सुसंस्कृति दिशा में होती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार दूर दूर के देशों तक हुआ है। भारत के सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, इस चीज़ के बारे में दूर दूर तक प्रसार किया गया है। मतलब भारत की क्या संस्कृति है, वहाँ का कैसा सभ्यता है, इस चीज़ के बारे में कौन ऐसा देश है कि नहीं जानता होगा, सब लोग जानता है क्योंकि इसका बहुत प्रचार है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार जैसे लोग करता है अपने जो भी कुछ करता है, तो फर्स्ट बार तो वही है कि दूर दूर तक देशों तक हुआ है। विश्व का पहला गणतंत्र को हम लिच्छवी के नाम से भी जानते हैं। गणतंत्र को किस नाम से जानते हैं, लिच्छवी के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र या विश्व का पहला लिच्छवी भारत में ही विकसित हुआ है। तो वही कह रहे, क्वेश्चन यहाँ से यह आ सकता है कि विश्व का पहला जो है गणतंत्र जो है कहाँ पर विकसित हुआ है, तो भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ। विश्व का पहला गणतंत्र
कहाँ पर विकसित हुआ है? तो भारत में। या ऐसे भी प्रश्न आए कि विश्व का पहला लिच्छवी जो है कहाँ पर विकसित हुआ है? तो भारत में हुआ है। और गणतंत्र को ही हम दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? लिच्छवी भी कहते हैं। अब है विश्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जी कैसी सभ्यता है? तो प्राचीन सभ्यता है, वो पूरे विश्व की ही प्राचीन सभ्यता माना जाता है। अविभाज्य भारत की ही एक अंग थी। आज विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। यहाँ पर सबसे पहले ये भी हम देख लिए हैं कि पूरे विश्व की बात कर रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो सबसे पहले जहाँ पर बनेगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो विस्तार होगा ही, सबसे बड़ा तो होगा ही। तो वही प्रश्न यहाँ पर फिर से है कि भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस आज विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। प्रश्न यहाँ यह आएगा, आज विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र भारत ही है। विश्व में जो है सबसे बड़ा गणतंत्र कहाँ पे है? भारत में है। गणतंत्र को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? लिच्छवी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिच्छवी कहते हैं। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर का नाम है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के नाम पर एक महासागर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि हिंद महासागर को जो नाम पड़ा है किस देश पर पड़ा है? तो भारत देश के नाम पर पड़ा है। किस देश पर पड़ा है? भारत देश के। तो वही प्रश्न यहाँ है कि भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर, मतलब भारत देश के नाम पर एक महासागर जिसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ है जिसके नाम पर एक महासागर के पढ़ लिए। इसके बाद है कि ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत जगत गुरु कहलाया। यहाँ पर फिर से एक प्रश्न और आ सकता है कि जगत गुरु के नाम से जो किसे जाना जाता है? तो भारत को जाना जाता है। जगत गुरु के नाम से किसे जानता है? भारत को जाना जाता है। तो भारत को जगत गुरु के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ज्ञान विज्ञान किस क्षेत्र में? ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मक के क्षेत्र में जाना जाता है। किस क्षेत्र में? ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मक के क्षेत्र में जाना जाता है। तो जगत गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? भारत को। जगत गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? किस क्षेत्र में? तो ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में जाना जाता है। अब है यहाँ मतलब भारत में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दूर दूर तक फैला हुआ है। भारत के ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको उपनिषद के बारे में नहीं जानता होगा, वेदों के बारे में नहीं जानता होगा? दूर दूर तक फैला हुआ है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ दूर देशों तक गई है। इसके बाद है भारत में, देखिए भारत में ये गौतम बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में, सबके बारे में जो जानकारी, वो लोग कहाँ के हैं? यहीं के हैं, भारत के हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि भगवान बुद्ध के उपदेश चतुर्दिक अर्थात उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी देशों तक पहुँचे हैं। ये भगवान बुद्ध के बारे में जो भी उपदेश दिया गया है वो किस किस एरिया में पहुँचा है, किस किस देशों तक पहुंच चुका है? तो उत्तरी दक्षिणी के जितने भी देश है वहाँ भी, और पूर्वी पश्चिमी के जो भी देश है वहाँ तक भी इसके बारे में जानकारी दिया गया है। गणितीय संख्याओं और दशमलव प्रणाली की जानकारी अरब देशों से होती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आया कि ये दशमलव प्रणाली, मतलब मैथ में हम लोग दशमलव के बारे में जानते हैं ना कि दशमलव का जो है विकसित कहाँ से हुआ है? अरब देशों से हुआ। कहाँ से हुआ है? अरब देशों से हुआ है। गणितीय संख्याओं और गणितीय मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है वो भी कहाँ पर विकसित हुआ है? अरब देशों से हुआ है। तो गणितीय संख्याओं और दशमलव प्रणाली की जानकारी अरब देशों से होती है। किस देशों से होती है? अरब देशों से। अब जो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना लेगी ना कि दशमलव का और गणितीय संख्या जो है इस चीज़ के बारे में जो है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अरब देशों से मिलती है। अब यहाँ है कि यूरोप तक गई है और अरब देशों से तो हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन कहाँ तक गई है इसकी जानकारी? यूरोप तो गई है। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी आएगा कि गणित संख्या और दशमलव के बारे में जो है अरब देशों से तो हमें जानकारी मिली है, लेकिन कहाँ तक गई है? यूरोप तक गई है। कहाँ तक गई है? यूरोप तक गई है।
ठीक है। अब है कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए तिब्बत, चीन, जापान, यूरोपीय देशों के विद्यार्थी आया करते थे। कहने का अर्थ है कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में, भारत के जो भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय में अध्ययन करने के लिए कहाँ के लोग आते थे? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, ये विश्वविद्यालय समय जो है कहाँ के लोग अध्ययन करने के लिए आते थे? तो तिब्बत देश से आते थे, चीन से आते थे, जापान से, यूरोपीय देशों के विद्यार्थी सब आया करते थे। यही नहीं, स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग से होकर भारत के गरम मसाले, सूती रेशमी कपड़े आदि दूर देशों तक पहुंचाए जाते थे। मतलब कहने का अर्थ यहाँ ये है कि सिर्फ विद्यार्थी लोग ही नहीं इस देश में आते थे, भारत देश में अध्ययन करने के लिए आते थे, बल्कि भारत देशों के साथ जो स्थल मार्ग के, स्थल मार्ग मतलब जैसे हम लोग जो है ट्रेन के माध्यम से एक दूसरे जगह जाते हैं, गाड़ी के माध्यम से स्थल पे, और समुद्र जो नाव एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसके माध्यम से सामान ले जाता है, वो समुद्री मार्ग हुआ। स्थल मार्ग जो कि स्थलों के माध्यम से गाड़ी के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं परिवहन के द्वारा, वो स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग से होकर भारत के गरम मसाले, सबसे ज़्यादा पहले निर्यात क्या चीज़ होता था? आयात निर्यात, गरम मसाले, सूती रेशमी कपड़ा होता था आदि दूरों देशों तक पहुंचाए जाते थे। भारत के भूगोल ने विश्व इतिहास के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब यहाँ स्थिति की, भारत की स्थिति के बारे में एक बार हम हिंद महासागर के साथ समझे थे, और दूसरा बार विश्व के अनुसार भारत की स्थिति कैसे है उसके बारे में समझे थे। वही स्थिति यहाँ पर हम समझेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री, ये जो लगा है उसको मिनट कहा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। भारत की जो है स्थिति भौगोलिक दृष्टिकोण से, किससे दृष्टिकोण से? भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का जो मुख्य भूभाग है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब है 2004 के पूर्व इसका सबसे दक्षिण छोर या दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। यहाँ पर पूछ रहा है ये कि पूर्व का मतलब पूर्व का जो भाग है, दिशा उत्तर, पूरा उत्तर दक्षिण है ना, चारों दिशा, वही कह रहा है कि पूर्व इसका सबसे दक्षिणी छोर, पूर्व का, पूर्व इधर हुआ ना, देखो भारत यहाँ बन नहीं पाएगा, ये उत्तर है ना, ऊपर नीचे दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो ये पूर्व का जो है, पूर्व का यह सबसे दक्षिणी छोर है, नीचे वाला भाग जो दक्षिणी छोर, इधर का पूरब की ओर के, इधर के पूर्व की ओर के इधर का भाग दक्षिणी छोर या दक्षिणतम बिंदु जो है 6.6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित था। दक्षिणी छोर जो है कहाँ पर स्थित है? कितने डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था। दक्षिणी छोर जब पूर्व की ओर जो दक्षिणी भाग था, तो दक्षिणी छोर वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी जो है सबसे दक्षिणी छोर था, और यह 2004 में सुनामी लहरों से चलते जलमग्न हो गया। मतलब दक्षिणी छोर जो था पूर्व की दिशा की ओर, निचली भाग में जो दक्षिणी छोर था वह जो है, वह छोर दक्षिणी किस कारण से जलमग्न हो गया था? तो सुनामी लहरों के कारण। किसके कारण? सुनामी लहरों के कारण। कब हो गया जलमग्न? तो 2004 में हो गया, जो कि सुनामी लहरों के कारण वह क्षेत्र जलमग्न हो गया, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे। यह इंदिरा पॉइंट कहलाता था। जो जलमग्न हो गया उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नामों से जाना जाता है। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नामों से जाना जाता है। यह विषुवत रेखा से लगभग 650 किलोमीटर उत्तर है। कितने किलोमीटर उत्तर है? 650 किलोमीटर उत्तर है। क्या है? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा हम बता दिए ना कहाँ पे है?
ये गोल जो है पृथ्वी, इसके बीच में जो ये वाला रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो है विषुवत रेखा से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर है। तो उत्तर इधर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से जो 600 होगा, यहाँ पे जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यह है विषुवत रेखा से लगभग 650 किलोमीटर उत्तर है। इससे कुछ ही दूरी पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। पूछेंगे कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो विषुवत रेखा से 650 किलोमीटर के उत्तर जो है, 650 किलोमीटर के उत्तर जो है उसके कुछ ही दूरी पर जो है एक इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप स्थित है। और हम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर देखे थे? जहाँ पर 2004 में दक्षिणी भाग जलमग्न हो गया था, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट उसे कहा जाता, वहाँ पे हम क्या देखे थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखे थे। लेकिन इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप जो हम कहाँ पर देखे हैं? जो जलमग्न हो गया इंदिरा पॉइंट है उससे 650 किलोमीटर के उत्तर में हम क्या देखे हैं? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप देखे हैं। समझ में आ रहा है या सीधे पढ़ रहे हैं? समझ आ रहा है। एक दो बार और रिपीट करोगे तब याद होगा। अब है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी हम ऊपर ही बता दिए थे कि कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा से किस गोलार्ध में हमको मिलता है, देखने को मिलता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो वही यहाँ पर प्रश्न है कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस देश के 2 समान भागों में बांट देती है। कर्क रेखा जो है कितने समान देशों में बांटती है? 2 समान देशों में बांटती है। कर्क रेखा जो है किसको कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से। और ये कर्क रेखा जो है कितने देशों को समान भागों में बांटता है? तो 2 देशों के समान भागों में बांटता है। भारत का सबसे उत्तरी सिरा, भारत का सबसे उत्तरी सिरा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है। यहाँ पर यह भी प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है कितने अक्षांश पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है कहाँ पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। अब है कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तो है, लेकिन वो उत्तरी अक्षांश पर हमें किस छोर पर पड़ता है? तो कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कश्मीर के उत्तरी छोर पर। कश्मीर का जो उत्तरी छोर है वह भारत के किस सिरा पर है? तो उत्तरी सिरा पर। किस सिरा पर है? उत्तरी सिरा पर है। और कितने अक्षांश पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कितने अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा कितने अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर वह कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। अब है कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा किस छोर पर पड़ता है? तो कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी सिरा है किस छोर पर पड़ता है? भारत का कश्मीर के उत्तरी छोर पर। क्वेश्चन सही से सुनो। भारत का सबसे उत्तरी सिरा किस छोर पर पड़ता है? कश्मीर के उत्तरी छोर पर। कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। किस छोर पर? उत्तरी छोर पर पड़ता है। और दक्षिणतम छोर, अब उत्तरी छोर के बारे में तो समझ लिए कि भारत का जो है सबसे उत्तरी सिरा जो है वह कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। और भारत का सबसे उत्तरी सिरा किस अक्षांश पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उसी प्रकार से अब हम दक्षिणी अक्षांश के बारे में समझेंगे कि दक्षिणतम छोर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब है कि उत्तरी छोर जो है 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, लेकिन दक्षिणी छोर जो है कितने डिग्री पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो कि तमिलनाडु
तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी पर पड़ता है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि भारत का जो उत्तरी सिरा है वो किस छोर पर पड़ता है। तो तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी। पहले प्रश्न सुनो कि हम प्रश्न क्या बोले हैं। भारत का जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी सिरा, कौन सा सिरा? उत्तरी सिरा किस छोर पर पड़ता है? तमिलनाडु कश्मीरी छोर पर पड़ता है। हम उत्तरी सिरा बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सिरा है? ये दक्षिणतम है ना। हाँ। ये दक्षिणतम है। और हम कौन सा छोर के बारे में बात कर रहे थे? उत्तरी। उत्तरी। तो उत्तरी सीमा ऊपर में नहीं पढ़े हैं। हाँ, कश्मीर। देखो यहाँ पे, यहाँ तो था। देखो यहाँ पे भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। अब समझ में आया कि भारत का जो उत्तरी सिरा जो है किस छोर पर पड़ता है? तो कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। दूसरा प्रश्न आएगा कि भारत का जो उत्तरी सिरा है कितने अक्षांश पर है? 2। तो 37 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम प्रश्न पहले पढ़ा चुके हैं कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है किस अक्षांश पर है। ध्यान दीजिए कि उत्तरी सिरा के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की उत्तरी सिरा जो किस अक्षांश पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और दूसरा प्रश्न यह आएगा कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है किस छोर पर पड़ता है? कश्मीरी छोर पर। कश्मीरी के छोर पर पड़ता है। अब समझ में आया कि भारत का उत्तरी सिरा किस छोर पर पड़ता है? कश्मीरी छोर पर। कितने अक्षांश पर पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है कि भारत का दक्षिणतम छोर जो है कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है। अब समझने लगे, समझे? इसलिए बोलते हैं यहाँ पर देखिए कि दक्षिणी छोर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब प्रश्न दूसरा आएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर जो है, दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट वहाँ पे वह दक्षिणतम छोर जो है किस किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी पर पड़ता है। तो उत्तरी छोर हमें कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ा, लेकिन दक्षिणतम छोर जो किस राज्य में पड़ा है? तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी कन्याकुमारी पर पड़ता है। तमिलनाडु तो एक राज्य है, लेकिन कन्याकुमारी जो है यह तमिलनाडु में पड़ता है। स्थित। हाँ, स्थित है। तो वही यहाँ पर है कि तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी पर पड़ता है। अब है इस प्रकार उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। इसी प्रकार भारत की देशांतरी स्थिति